अच्छा, जरा एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां आप कहीं भी नजर घुमाएं, 90% से ज्यादा आपको सिर्फ आसमान छूते पहाड़ ही दिखें। एक ऐसी जमीन जहां कहते हैं कि सिकंदर महान को भी प्रकृति के आगे झुकना पड़ा था। हम बात कर रहे हैं ताजिकिस्तान की, और यहाँ सबसे पहली और सबसे आम गलतफहमी दूर करना जरूरी है। कौन सी? लोगों को लगता है कि ये एक तुर्क देश है, जैसे कजाकिस्तान या उज़्बेकिस्तान, लेकिन इसकी जड़ें, इसकी भाषा, इसका कल्चर, सब कुछ फारसी दुनिया से जुड़ा है। हाँ, ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। चलिए ताजिकिस्तान की परतों को खोलते हैं, एक ऐसे सफर पर जो एक प्राचीन साम्राज्य से शुरू होगा, रेशम मार्ग की भूली बिसरी यादों से गुजरेगा और दुनिया की छत पर जाकर खत्म होगा। तो अगर किसी को ताजिकिस्तान को समझना हो तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? शायद पहाड़ों से या फिर वहाँ की झीलों से? नहीं, मेरे हिसाब से असली शुरुआत होती है राजधानी दुशांबे के बीचों बीच। वहाँ एक सुनहरे गुंबद के नीचे खड़ी एक विशाल मूर्ति से। ये मूर्ति है इस्माइल सोमोनी की। इस्माइल सोमनी, जिन्हें ताजिकिस्तान का राष्ट्रपिता भी कहते हैं। पर ये थे कौन? मतलब 9वीं-10वीं सदी का एक शासक आज के ताजिकिस्तान के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, उनका जो समानी साम्राज्य था वो सिर्फ एक राजनीतिक ताकत नहीं था। अच्छा। वो एक, क्या कहते हैं, एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर था। सदियों की उथल-पुथल के बाद ये वो समय था जब फारसी भाषा, साहित्य और विज्ञान ने फिर से उड़ान भरी। हाँ, इसी दौर में तो फिरदौसी और रुदाकी जैसे महान कवि हुए। बिल्कुल। सोमोनी ने एक तरह से उस पहचान को बचाया और मजबूत किया जो ताजिक लोगों को उनके तुर्क पड़ोसियों से अलग करती थी। तो क्या ये कहना सही होगा कि सोमोनी से पहले ये ताजिक पहचान उतनी साफ नहीं थी? क्या वो बस एक और फारसी बोलने वाला समूह थे और सोमोनी ने उन्हें एक राष्ट्र की शक्ल दी? काफी हद तक यही बात है। उन्होंने बिखरे हुए फारसी भाषी कबीलों को एक झंडे के नीचे लाकर एक साझा संस्कृति का एहसास दिलाया। इसीलिए जब आप दुशांबे में उनकी मूर्ति देखते हैं और उनके हाथ में वो शाही मुकुट, तो वो सिर्फ एक राजा की निशानी नहीं है, वो एक ऐलान है। हाँ, वो इस बात का ऐलान है कि हम एक अलग और प्राचीन पहचान वाले लोग हैं। और ये पहचान आज दुशांबे की सड़कों पर दिखती भी है। एक तरफ वो सोवियत दौर की चौड़ी सपाट सड़कें हैं और दूसरी तरफ एकदम आधुनिक इमारतें। बिल्कुल। दुशांबे विरोधाभासों का शहर है और ये शहर अपने आज को बहुत भव्य तरीके से पेश करना चाहता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सोमोनी स्मारक से थोड़ी ही दूर है नेशनल फ्लैग पार्क। अरे हाँ, वो विशाल झंडा, मैंने उसके बारे में पढ़ा था। ये कोई मतलब आम फ्लैग पोल नहीं है। एक जमाने में ये दुनिया का सबसे ऊंचा फ्लैग पोल था, 165 मीटर ऊंचा। ऊंचाई तो एक बात है, पर उस पर जो झंडा लगता है उसका वजन अंदाजा लगा सकती हैं आप? मुझे नहीं पता, शायद 100-200 किलो, 700 किलो। क्या 700 किलो एक झंडे का वजन? ये तो एक छोटी कार जितना हो गया। हाँ। तो क्या ये हमेशा लहराता रहता है या सिर्फ तभी जब हवा बहुत तेज हो? कहीं फट वगैरह नहीं जाता? यही तो कमाल की बात है। उसे फहराने के लिए पहाड़ों से आने वाली तेज हवाओं की जरूरत पड़ती है। ये एक तरह से प्रकृति और राष्ट्र की ताकत का संगम है। ये दिखाता है कि हाँ, सब कुछ कितना विशाल है, प्रकृति भी और राष्ट्र की महत्वाकांक्षाएं भी। लेकिन सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें बनाने से तो किसी जगह की आत्मा नहीं बनती। संस्कृति कहाँ है? उसके लिए आपको फ्लैग पार्क से थोड़ी ही दूर रुदाकी पार्क जाना होगा। रुदाकी पार्क? फारसी कविता के जनक अबू अब्दुल्ला रुदाकी का नाम पर। ये शहर का कल्चरल हार्ट है। यहाँ शहर की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, लोग टहलते हैं, बातें करते हैं। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हमारे यहाँ कविता अक्सर किताबों या खास मौकों तक सिमट जाती है। क्या वहाँ सच में आम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में रुदाकी या दूसरे शायरों को याद करते हैं? हाँ, ये उनके कल्चर का हिस्सा है। कविता सिर्फ कला नहीं है, वो याददाश्त है, पहचान है। भाषा को लेकर उनका जो प्यार है वो रुदाकी जैसे कवियों की ही देन है। शहर में एक और जगह है जिसकी कहानी बड़ी अजीब है, नवरोज पैलेस। हाँ, ये तो कमाल का किस्सा है। इसका इरादा कभी महल बनाने का था ही नहीं। एक मिनट, मतलब उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा टी हाउस यानी चाय घर बनाने का प्लान किया और बनाते बनाते वो इतना शानदार बन गया कि उसे राष्ट्रपति भवन जैसा बना दिया। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई गैराज में गाड़ी ठीक कर रहा हो और गलती से एक स्पोर्ट्स कार बना दे। बिल्कुल सही एनालॉजी है। आज ये दुनिया भर के राष्ट्रपतियों और बड़े बड़े मेहमानों की मेजबानी करता है। और अंदर से तो इसकी कारीगरी देखने लायक है।
हर हॉल की दीवारों और छतों पर देवदार और अखरोट की लकड़ी पर हाथ से नक्काशी की गई है। और मैंने सुना है कि कोई भी 2 कमरे एक जैसे नहीं है। एक भी नहीं, हजारों कारीगरों ने सालों तक इस पर काम किया। हर कमरे का अपना अलग पैटर्न, अपना अलग डिजाइन है। इसमें फारसी और सेंट्रल एशियाई दोनों का स्टाइल कमाल के तरीके से मिलाया गया है। ये तो हुई दुशांबे की आज की पहचान, लेकिन इतिहास की परतें कहाँ मिलेंगी? उसके लिए आपको जाना होगा राष्ट्रीय पुरावशेष संग्रहालय। वहां एक ऐसी चीज रखी है जिसे देखकर आप बस देखते रह जाएंगे। क्या है वो? 13 मीटर लंबी लेटी हुई बुद्ध की एक विशाल मूर्ति। 13 मीटर मतलब एक 3-4 मंजिला इमारत जितनी लंबी। और ये ताजिकिस्तान में मिली, एक मुस्लिम देश में बौद्ध धर्म का इतना बड़ा प्रतीक। हाँ, और यही बात इसे खास बनाती है। ये मूर्ति 1960 के दशक में 7वीं सदी के एक बौद्ध मठ के खंडरों से मिली थी। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि इस्लाम के आने से सदियों पहले ये जमीन बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र थी। इसका मतलब है कि ये इलाका सिर्फ सामान के व्यापार का रास्ता यानी सिल्क रोड ही नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये विचारों, धर्मों और संस्कृतियों का हाईवे था। सोचिए, यहाँ मठ थे, भिक्षु रहते थे, तीर्थयात्री इन घाटियों से गुजरते थे। ये मूर्ति हमें उस भूले हुए दौर की कहानी सुनाती है। हाँ, जब यहाँ की हवा में शायद मंत्रों की गूंज होती थी। और इतिहास के ऐसे सबूत सिर्फ म्यूजियम के अंदर ही तो नहीं होंगे ना। मुझे याद आ रहा है कि दुशांबे के बाहर एक मशहूर किला भी है, जिसकी तस्वीर तो उनकी करेंसी पर भी छपी है। आप हिसोर के किले की बात कर रही हैं। शहर से कोई 35 किलोमीटर दूर 20 सोमोनी के नोट पर उसी किले के गेट की तस्वीर है। हाँ, वही। लेकिन वो सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, वो सत्ता का एक जीता जागता केंद्र था। कभी बुखारा अमीरात का एक अहम गढ़। आप उस गेट के सामने खड़े होकर सोचिए, यहाँ जज फैसले सुनाते थे, राजदूत घंटों बहस करते थे, और न जाने कितने कैदी दरवाजे के पीछे अपनी किस्मत का इंतजार करते थे। और जब पुरातत्वविद यहाँ खुदाई करते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? कोई खास पैटर्न? हमेशा एक ही पैटर्न मिलता है, उदय, पतन और फिर खामोशी। टूटे हुए मिट्टी के बर्तन, जली हुई ईंटें, बिखरी हुई टाइलें, हर चीज एक कहानी कहती है। इतिहास से निकलकर अब जरा आज के इंजीनियरिंग पर आते हैं। नूरिक बांध, तस्वीरों में तो ये किसी दूसरी दुनिया की चीज लगता है, और हकीकत में भी वैसा ही है। 300 मीटर से ज्यादा ऊंचा, ये दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। जब आप उसके सामने खड़े होते हैं तो आपको इंसान की ताकत का एहसास होता है कि हम प्रकृति को किस हद तक बदल सकते हैं। हाँ, पर इस ताकत की एक कीमत भी है, बहुत बड़ी कीमत। बिल्कुल। यहाँ 2 नजरिए हैं। इंजीनियरों के लिए ये मेगावाट, पानी का बहाव और क्षमता के आंकड़े हैं, ये तरक्की का सिंबल है। लेकिन उन लोगों के लिए जिनकी पीढ़ियां यहाँ रहती थी, उनके लिए ये एक डरावनी सच्चाई है। हाँ, थोड़ा रुक कर, क्योंकि जहां आज वो शांत पानी का विशाल भंडार है, वहां कभी एक पूरी की पूरी घाटी हुआ करती थी। गांव थे, खेत थे, लोगों के घर थे। सब कुछ पानी के नीचे चला गया। वो पुरानी दुनिया अब सिर्फ यादों में या पुरानी तस्वीरों में जिंदा है। पूरे के पूरे समुदाय अपनी जड़ों से उखड़ गए। तो आज जब कोई उस शांत नीले पानी को देखता है तो उसे शायद सिर्फ खूबसूरती दिखती है, पर वहां रहने वालों को उन्हें उस पानी के नीचे एक खोई हुई दुनिया, एक डूबा हुआ इतिहास नजर आता है। ये तो तरक्की की एक बहुत बड़ी कीमत है। और आखिर में हम उस चीज पर आते हैं जो ताजिकिस्तान की असली पहचान है, जिससे कोई बच नहीं सकता। पामीर के पहाड़, दुनिया की छत। हाँ, दुनिया की छत। ये नाम सुनने में बड़ा रोमांटिक लगता है, लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि यहाँ हर चीज का पैमाना ही बदल जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ घाटियां भी इतनी ऊंचाई पर हैं जितनी ऊंचाई पर दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहाड़ों की चोटियां होती हैं। हवा पतली है, सांस लेना मुश्किल है, और सर्दियां बहुत लंबी और कठोर होती हैं। यहाँ का जीवन इसी ऊंचाई और मौसम के हिसाब से ढला है। इन पहाड़ों ने तो इतिहास के रास्ते को भी मोड़ा होगा, है ना? बिल्कुल। इन पहाड़ों ने एक नेचुरल फिल्टर का काम किया है। बड़ी बड़ी सेनाएं, बड़े बड़े साम्राज्य सब यहाँ आके रुक गए। मशहूर सिल्क रोड भी इसके ऊंचे पठारों पर चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो किनारों से होकर निकल गया। हाँ, इन ऊंचाइयों पर सिर्फ वो लोग टिक पाए जो इस जमीन के मिजाज को समझते थे। चरवाहे, खाना बदोश और वो लोग जिन्हें पता था कि इस कठोर प्रकृति के साथ कैसे जिया जाता है, उससे लड़कर नहीं। और वो बर्फीली झीलें
जो पामीर हाईवे के किनारे दिखती हैं। वो झीलें किसी भी साइन बोर्ड से बेहतर तरीके से आपको ऊंचाई का एहसास कराती हैं। वो बताती हैं कि आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां गर्मियां भी सर्दियों को पूरी तरह से मिटा नहीं पाती। और वहाँ की बकरियों को देखिए, जो लगभग सीधी चट्टानों पर ऐसे चढ़ जाती हैं जैसे कोई सपाट जमीन पर चल रहा हो। वो इस पठार की चुनौतियों का जीता जागता सबूत है। तो इस्माइल सोअमिकिल सॉन्स की पहचान से लेकर सोवियत दौर के विशाल नूरेक बांध तक और जमीन के नीचे दबे बुद्ध से लेकर दुनिया की छत तक, ताजिकिस्तान वाकई परतों में लिपटा एक देश है। और ये सारी परतें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। कौन सा सवाल? एक ऐसी जगह जहां जमीन इतनी ताकतवर हो और इतिहास की जड़ें इतनी गहरी, वहां कोई देश अपने भविष्य की पहचान कैसे बनाता है? क्या दुनिया का सबसे ऊंचा झंडा लगाकर और विशाल बांध बनाकर, या फिर जमीन के नीचे दबे कवियों, भिक्षुओं और तीर्थयात्रियों की धीमी आवाजों को सुनकर और उन्हें सहेज कर? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज का ताजिकिस्तान ढूंढ रहा है।